नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। ये कहते अच्छा लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है। हमारे राज्य को हमेशा पुल टूटने की खबरों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हमारे राज्य में एक बहुत बड़े पुल के निर्माण की बात चर्चा में है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, लेकिन इस पुल की भी क्या कहानी है। 9 दशकों का इंतजार और 9 दशकों में कई रेल मंत्री तो बिहार से, बावजूद उसके वो पुल जो कि 300 किलोमीटर की दूरी को महज 22 किलोमीटर में तब्दील करता है, नहीं बन पाया था। आज़ादी के 7 दशक बीत गए। 1934 में ये पुल टूटा था और अंग्रेज़ों ने बनाया था। देखिए, अंग्रेज़ों ने जो महसूस कर ली थी ज़रूरत, वो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक किसी ने महसूस नहीं की। महसूस की गई तो बन नहीं पाई, और जब बनी है तो आज जाहिर है पुल बनने की कहानी चारों तरफ है। तो ऐसे में ये एक सौगात, चुनाव के पूर्व हो, चुनाव के बीचों बीच हो, चुनाव के बाद हो, हमेशा से इसका स्वागत है। लेकिन क्या ये जो पुल है जनता के साथ वोटों का पुल भी जोड़ेगा एनडीए के लिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है उद्घाटन की वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। सुकेश, ये पुल तो अपने आप में कई कहानियां, बहुत लोग इमोशनल भी हो रहे हैं जो उस क्षेत्र के लोग हैं। जाहिर है कि ये इतनी बड़ी घटना है, लेकिन क्या वो जो वोटों का पुल है, वो जो रिश्ता है, वो पुल बनेगा? ये देखिए संजीव, एक बात तो तय है कि अगर आपके पास पब्लिक सपोर्ट है तो ऐसी घोषणाएं एक एम्बियंस क्रिएट करती हैं, एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप करती हैं कि इस बात की चर्चा हो कि ये भी बन गया, ये भी आ गया। अगर मास बेस नहीं है, सपोर्ट बेस नहीं है, खोखला हो गया है, कमजोर है, ये घोषणाएं बहुत मैटर नहीं करती हैं। अब सवाल यह है कि सिर्फ घोषणाओं के सहारे जीता जा सकता है क्या चुनाव? मैं वही कह रहा था, नहीं जीता जा सकता। एक कॉन्टेक्स्ट में इसको देखिए। 2015 का चुनाव था। प्रधानमंत्री ने बड़े फैन फॉलोइंग के बीच 14 में वो सत्ता में आए थे। 2015 का चुनाव था। तमाम चुनाव वो जीतते जा रहे थे। उसके बाद 1.25 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की बिहार के लिए। ये बहुत बड़ी घोषणा थी। बाद में पता लगा कि बहुत सारे जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स थे, जिनका बजटीय प्रावधान हो चुका था, वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन हल्ला बहुत तेज हुआ, जोर से हुआ कि 1.25 लाख करोड़ प्रधानमंत्री ने सौगात दे दी है। उसके बिना पे चुनाव नहीं जीत पाई भाजपा। अब थोड़ी उसकी हकीकत में भी जाना चाहिए ऐसी घोषणाओं की। मैं थोड़ा लार्जर पिक्चर अगर देखूं, 18 महीने के बाद एक आरटीआई लगाई गई। किसी ने लगाई? मुंबई से किसी ने, कि भाई वो 1.25 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव थे 17 में, वहां भी बहुत घोषणाएं हुई, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में घोषणाएं हुई। तो किसी ने, ऐसे लोग भी बहुत हैं जो आरटीआई पे बहुत काम करते हैं, ये बहुत बड़ा वेपन है आज की तारीख में। तो पता लगा कि 18 महीने बीत जाने के बाद उस घोषणा के गोलमोल सा एक जवाब आया कि वो फेज्ड मैनर में काम को पूरा किया जाएगा। लफ्ज़ जवाब यह था कि 18 महीने तक एक पैसा भी उसमें नहीं मिला था। इसलिए मैं कहता हूं कि घोषणाएं सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। अगर वो कागज पे उतर जाए, अगर वो जमीन पे दिख जाए, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं एक कि अब दरभंगा में एयरपोर्ट आ गया है, वो चालू हो जाएगा। इसका एक असर उस इलाके में तो दिखेगा कि बहुत दिनों से मांग थी। बिहार में एक एयरपोर्ट है सिर्फ, पटना एयरपोर्ट, दरभंगा दूसरा होगा। हाँ, एक गया में है, फंक्शनल एयरपोर्ट आप कह सकते हैं, जहां नियमित तौर पे जहाज के उतरने की श्रृंखला है। अब वहां एम्स की घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री जो घोषणाएं अभी कर रहे हैं, 3, आज शायद उनका तीसरी सौगात थी उनकी, ऐसी 6 सौगात वो देने वाले हैं
और 1000 करोड़ से 11,000 करोड़ तक कहा जाता है कि इस बार जो है वो जो सेंटर की योजनाएं हैं वो पेट्रोलियम की सेक्टर की हैं, वो रेलवे की सेक्टर की हैं, एविएशन सेक्टर की हैं, एम्स की घोषणा है। इन चीजों का चूंकि अभी ये तुरंत हो रहा है, उनमें से कुछ चीजें डिलीवर कर दी गई हैं तो उसका कुछ असर हो सकता है, लेकिन इसके बिना पे ही चुनाव जीतना ये चार चांद लगा सकता है। उसमें आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, आप में लोगों का समर्थन है, तो उसको एनहांस कर सकता है आपके चांसेस को। इसके बिना पे चुनाव कोई जीत जाएगा ऐसा कहना मुश्किल। देखिए, ये गारंटी नहीं है, लेकिन विकास भी अगर गारंटी नहीं है, उसकी कोशिशें अगर गारंटी नहीं है, तो फिर क्या गारंटी है। मैं आपको तफसील से अगर बताऊं तो ये जब 2003 में सोचा गया कि इस पुल का दोबारा निर्माण हो, क्योंकि 1934 में कोसी में आई बाढ़ ने इसे तबाह कर दिया था, तो उसके बाद कितने रेल मंत्री हुए हैं। लालू जी रेल मंत्री हुए, ममता जी हुई हैं, दिनेश त्रिवेदी हुए हैं, मुकुल रॉय हुए हैं, सीपी जोशी हुए हैं, पवन कुमार बंसल हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हुए हैं। 7 रेल मंत्री, और सब ऐसे लोग जो कि इस शिलान्यास को जो 2003 में अटल जी की सरकार में हुआ था पूरा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। आप कल्पना करें कि वो जो पूरा इलाका है उसको कितना लाभ होगा। नेपाल बॉर्डर से सीधे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने के लिए वो रास्ता जो कि उत्तर बिहार से सीधे आपको पूरब की तरफ ले जाता है, और आपको पूरे कटिहार होकर की जो जाने की श्रृंखला थी वो सुकेश अब नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप पहुंच जाएंगे। तो निर्मली से रायगढ़ को जोड़ने वाली ये जो महासेतु है, इसको अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं, उस क्षेत्र में दे रहे हैं जहां पर पिछले चुनाव में 2015 में अधिकतर सीटें जो है वो आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन ने जीती थी, तो क्या ये आपको लगता नहीं है कि इस तरह के संकेत कम से कम उन लोगों को जाते हैं जो इससे लाभान्वित होंगे? और जाहिर है मौका दोबारा मिलना चाहिए विकास के कार्यों पर, क्योंकि 2003 से लेकर 2020 तक का कार्यकाल जो होता है वो बड़ा लंबा होता है। कोई पूरा नहीं कर रहा, अगर कोई पूरा कर रहा है आप मौका ही नहीं देंगे, फिर आप कहेंगे कि विकास नहीं होता है बिहार में। नहीं, मैंने कहा ना आपको कि जिन पॉकेट्स में जहां के लोग सीधे लाभान्वित हैं, जिन पे सीधे असर पड़ता है, जिनको सीधे वो फायदा दिखाई देता है, उन इलाकों में जब कुछ काम होता हुआ दिखता है तो उनका सीधा असर भी होता है, वो वोटों को प्रभावित करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसी घोषणाएं गेम चेंजर नहीं हो सकती, असर होता है उसका। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक हम लोगों के मित्र थे, 2009 का चुनाव हुआ था, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बड़े पद पे थे। मैं उनसे मिलने गया, उनसे पूछा कि क्या वोटिंग हो चुकी थी, रिजल्ट का टाइम था, काउंटिंग नहीं हुई थी। मैंने पूछा कि क्या असेसमेंट है, और आपको मालूम है कि कांग्रेस के अंदर खाने 160, 65, 70 के आसपास सीटें कही जा रही थी कि हम अपनी टैली को सुधारेंगे, हम 170 के आसपास पहुंच सकते हैं। मेरे अंदर ये कौतूहल था जानने का कि जो कुछ घोषणाएं हुई थी, जो कुछ काम हुआ था, और जो सबसे बड़ा काम यूपीए सरकार ने उस समय अपने आप को उस इसमें सेल किया था, यूएसपी जिसको बनाई थी, तो एक तो मनरेगा था, वो चल ही रहा था, और दूसरा कर्ज माफी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कोट मत करना, लेकिन हम लोग ऐसे अनौपचारिक बैठक में बैठे थे, प्रधानमंत्री बैठे थे, तो हम लोग प्रधानमंत्री से जानना चाहते थे। वो पॉलिटिकल बातें कम करते थे, वो सीईओ के रोल में ज़्यादा होते थे। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर, जो अखबारों में छप रहा है, जो मीडिया के लोग जो बता रहे हैं, जो कांग्रेस के सर्किल में चर्चा है कि 165-70 सीटें वो जीतेंगे, तो प्रधानमंत्री, जिनको लोग नॉन पॉलिटिकल लोग नेता मानते थे, उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी अगर सही है और मेरा हंच अगर सही है, तो मुझे लगता है कि हमें 200 से ऊपर सीटें जीतनी चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों लगता है आपको? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो सीधे तौर पे लाभान्वित है, जिसकी कर्ज माफी हुई है, जिसको सीधा उसका लाभ हुआ है,
जिसको आज की तारीख में प्रधानमंत्री डायरेक्ट बेनिफिशियरी कह रहे हैं, जिनके घर में गैस पहुंचा है, जिनके घर में शौचालय पहुंचा है, जिनको आवास मिला है, उनको डायरेक्ट बेनिफिशियरी के तौर पे बीजेपी देखती है। और उसको बीजेपी का जो सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसिव सिस्टम है कि उसको नीचे तक ग्राउंड पे कैसे हमको फैला देना है कि ये सरकार हमारी सरकार ने किया है, ये मोदी सरकार ने किया है। उस वक्त ऐसा अपरेटस बहुत स्ट्रांग अपरेटस कांग्रेस का दिखता नहीं था, सरकार का भी दिखता नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री को यह लगता था कि 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और हुआ वैसे ही। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं इस माध्यम से, इस घटना के माध्यम से, कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, जिसको सीधा सीधा लाभ पहुंचता है, वो मुरीद हो जाता है। तो उस इलाके में हो सकता है जहां बहुत दिनों से बात जो रहे थे लोग कि ये पुल बन जाएगा, हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, उस इलाके में इसका असर दिखेगा। लेकिन ये जो असर आप बात कर रहे हैं, ये असर किसके लिए दिखेगा? देखिए, पीछे तो कहानी आई गोपालगंज में पुल बह गया और महीने भर बाद ही उद्घाटन के पुल बह गया। उसके बाद डेटा जो कहता है अररिया में भी ऐसी ही घटना हुई। आज ही किशनगंज में भी पुल जो निर्माणाधीन था वो भी बह गया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने एक केंद्रीय परियोजना के जरिए रेल का पुल बनाया है, उद्घाटन किया है। अब ये जो दोनों दल हैं, एक जिनके जरिए पुल बह जा रहे हैं और दूसरे जो कि उनके सहयोगी हैं, केंद्र में हैं, वो पुल बनवा रहे हैं और उद्घाटन भी दे रहे हैं, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। फिर क्यों नहीं तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए? सवाल तो यहां यह है कि प्रधानमंत्री मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना। मौका देना तो जनता का काम है। देखिए, ये नैरेटिव असर करना, असर किसको होगा, फायदा किसको होगा उस असर का? देखिए, नीतीश जी को फायदा होगा क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो हैं, लेकिन नीतीश जी के द्वारा बनाए गए तो सारे पुल ही बह रहे हैं। नहीं, ये कहना थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी कि नीतीश जी जो पुल बना रहे हैं वो सारे पुल बह जाए। अभी तो यही है। अभी तो 3 पुल जो सामने आए हैं, 3 घटनाएं नहीं, घटनाएं गंभीर हैं। हाँ, उनका स्पष्टीकरण सरकार ने दिया है कि वो पुल नहीं था, अप्रोच पुल था, वो भी नहीं होना चाहिए था। अगर अप्रोचिंग जो पुल होता है, जो पुल से जोड़ता है, वो भी वहां ऐसी अगर घटना होती है तो वो गंभीर घटना है, उसकी जांच होनी चाहिए। जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए और सरकार को अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि आखिर आपके रहते ऐसा कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ी नहीं हो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के तौर पे ये नैरेटिव बिल्ड करना, यही मैं कह रहा हूं, मैंने शुरुआत ही इससे की कि इस तरह की घोषणाएं आप कर देते हैं और उसको आप गेम चेंजर समझ लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो 2-3 घटनाओं का जिक्र किया, क्या ये नैरेटिव चल निकलता है कि कहने के लिए तो पुल बना रहे हैं, लेकिन पुल तो दरअसल बह जा रहे हैं। अब इन दोनों नैरेटिव में कौन सा नैरेटिव फिट करता है, कौन सा नैरेटिव इम्प्रिंट हो जाता है लोगों के दिमाग में कि हमारे लिए दरअसल पुल बनाया गया है, या जो पुल बनाया गया उसमें घपला किया गया है कि पुल बह जा रहे हैं। पर लाभार्थी किसे समर्थन दे? वो मोदी जी के लिए समर्थन में खड़ा हो जाए या फिर वो नीतीश जी के लिए समर्थन में खड़ा हो जाए? देखिए, ये मोदी जी ने दिया पुल, ठीक है, नीतीश जी के साथ है वो, अब वो जनता किसे वोट दे? देखिए, ये गठबंधन की जो कंफ्यूजन है, जिनके अंदर पुल बह रहे हैं या बन रहे हैं, ये नैरेटिव कौन डोमिनेंट होगा? आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, तो जाहिर है जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके अंदर पुल बहे भी हैं। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, इसको बड़ा सरलीकरण करके देखना हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी पुल दे रहे हैं और नीतीश कुमार के पुल बह जा रहे हैं। आप दरअसल नीतीश कुमार और मोदी को अलग अलग आइडेंटिटी करके देख रहे हैं। आज की डेट में वो एक एंटिटी है कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी को नरेंद्र मोदी का जो ये काम है वो पूरा कर दे। दोनों एक दूसरे को सब्सटैंशिएट करता है क्या, ये एक बड़ा सवाल। और इसीलिए बीजेपी जो अपने प्रचार का थीम जो उन्होंने तय किया है, मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। जो घोषणाएं हैं वो सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है उसकी घोषणाएं हैं। तो वो शायद ये बताना चाहेंगे कि एक विकास का जिसका विजन है उस आदमी ने ये करके दिया है और हम और नीतीश कुमार साथ साथ हैं। नीतीश कुमार अपनी कुछ योजनाओं को जोड़ेंगे कि हमने 15 सालों में ये किया है, हमने पिछले 5 सालों में ये किया है, आप दोनों को मिला के देख लो। और जिस डबल इंजन सरकार की बात की जाती है कि कभी डबल इंजन की सरकार नहीं रही, जो सरकार अगर यूपीए की थी सेंटर में तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, तो ये डबल इंजन की सरकार अब आ गई है और राज्य
विकास के रास्ते चल निकला है। ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश होगी। जब तक 2000 मैं 18 महीने की बात कर रहा हूं कि 18 महीने में एक पैसा भी नहीं आया था, जबकि 1.25 लाख करोड़ की घोषणा हुई, मंच से घोषणा हुई और लोगों ने हाथों हाथ लिया। लोग हमारी तरह, आपकी तरह रिसर्च करके नहीं बैठते कि ये कौन सी योजनाएं स्वीकृत हैं, ये कौन सी योजनाएं अप्रूव्ड थी बजट में जिनका प्रावधान था। लोग ये नहीं देखते, लोग अपने सामने होने वाले काम को देखते हैं। इसलिए कह रहा हूं बार बार फिर से कि दैट कैन नॉट बी ए गेम चेंजर। लेकिन जिन जिन चीजों को वो अपने सामने होता देख रहे हैं, दरभंगा एयरपोर्ट को अगर सामने बनता देख रहे हैं, वहां जहाज उतरता देख रहे हैं, एम्स में अगर कुछ होता हुआ वो देखेंगे, अगर रेलवे के सेक्टर में कुछ ऐसा काम हो रहा है जो उनके सामने दिख रहा है, अगर ग्राउंड पे कुछ दिख रहा है, उसका तो डायरेक्ट असर होता है। लेकिन घोषणाओं का असर चुनाव के पहले ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने नहीं किया है। यूपीए के दौरान भी बहुत सारी घोषणाएं और बहुत सारी कॉस्मेटिक चीजें की जाती थी कि इससे हमें फायदा होगा। पॉलिटिकल फैसले भी लिए जाते थे, तमाम पॉलिटिकल फैसले ऐसे ऐसे लिए जाते थे जिससे लगता था कि इसका सीधा डायरेक्ट बेनिफिशियरी यूपीए होगी। लेकिन यूपीए की गत ऐसी हो गई कि वो 44 सीटों पे आ गए जी। तो ये इसको आप जीत की कुंजी मान लें, ये नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आज प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो कुछ बातें और भी थी जो राजनीतिक रूप से पकड़ने वाली बातें थी। उन्होंने जिस तरह से नीतीश जी की तारीफ की, आज उन्होंने कहा कि नीतीश जी अगर साथ हैं तो बहुत चीजें संभव हैं। 2-3 और ऐसी बातें जो एक तरह से साफ कर देंगी उन कयासों को, उन कंफ्यूजन्स को, जो नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी एक पेज पर नहीं हैं, दोनों दल साथ नहीं हैं, इस तरह से सामने एक नैरेटिव के रूप में आ रही थी। आज उसे प्रधानमंत्री ने ऐसा लगा जैसे खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड साथ चुनाव लड़ेंगे, उसको और ज्यादा अच्छे शब्दों से शायद नहीं कहा जा सकता था जैसे प्रधानमंत्री ने आज भाषण में कहा। तो क्या सुकेश ये इशारा था लोक जनशक्ति पार्टी और वैसे दलों को जो कहीं ना कहीं देख रहे थे कि कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अलग हो जाए? क्या सीधे सीधे चिराग पासवान को यह इशारा था? देखिए, मेरी नजर में पहले भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। प्रधानमंत्री जो 3 उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अपना वक्तव्य दिया है, जो संबोधित किया है लोगों को, उसमें उन्होंने तीनों बार भूरी भूरी प्रशंसा की है नीतीश कुमार की। मैंने पहले भी बताया है, फिर से बताता हूं दर्शकों को कि मेरी जो जानकारी है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सिमिलर पेज पे, सेम पेज पे आज से नहीं है, पहले से है। जो गठबंधन टूटा था वो ऐसे नहीं टूट गया था, क्योंकि गठबंधन का टूट जाना और बिना चुनाव में जाना, फिर से सरकार बन जाना और ये कह के जाना अपने विधायकों को कि आपको चुनाव में जाने की जरूरत नहीं होगी। विधायकों का सबसे ज्यादा डर होता है कि हमें फिर से चुनाव में जाना होगा। उसमें बहुत सारे विधायक फिर से जीत कर नहीं आते। तो वो जब राजभवन में इस्तीफा देने गए थे तो अपने विधायकों को ये कहकर गए थे कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोबारा चुनाव में नहीं जाएंगे। मतलब वो पहले से सब कुछ तय था। मैंने पहले भी बताया है कि कई बार व्यक्तिगत बातचीत में प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ किया करते थे और तब से लोगों के दिमाग में यह बल्ब जलने लगा था कि कहीं कुछ प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार में चल रहा है क्या, दोनों एक दूसरे की तारीफ क्यों कर रहे हैं। कहीं नोटबंदी की तारीफ की थी नीतीश कुमार ने। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ऐसा लगा कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ है, वो यूपीए की तरफ नहीं है, महागठबंधन में होते हुए। लेकिन इसमें एक पेज में यह देखता हूं जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, उसको थोड़ा अंडरलाइन और कर देता हूं कि क्या बीजेपी, क्या प्रधानमंत्री अपने लिए वहां एक स्पेस ढूंढ रहे हैं नीतीश कुमार के रहते हुए भी? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो होंगे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और चिराग पासवान का यह कहना कि आप ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ो, आपको ज्यादा लड़ना चाहिए, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये सारी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के लिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया है, लोग उनको जानते हैं, वही अकाउंटेबल हैं। तो क्या बीजेपी अपने परफॉर्मेंस को बिल्कुल चरम पे ले जाना चाहती है? बीजेपी एक डोमिनेंट पार्टी के तौर पे उभरना चाहती है। वो ऐसे करते हुए नीतीश कुमार की अगर एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पे है तो उसको ढकेगी भी और अपने लिए एक नया स्पेस क्रिएट करेगी। बीजेपी अब तक
उस तरीके से गांव की पार्टी नहीं हो पाई। वो शहरी पार्टी अभी भी बिहार में है। पिछली बार का भी अगर आप चुनाव देखें तो उससे स्पष्ट होता है कि जो एक पैन बिहार प्रेजेंस होना चाहिए, पॉकेट्स में प्रेजेंस होना चाहिए, उसमें कई बार बीजेपी मात खाती दिखती है। और ऐसे में जबकि जेडीयू और आरजेडी एक हो गए थे तब तो वो बिल्कुल धराशायी हो गई थी। तो क्या बीजेपी अपने लिए भी एक स्पेस तलाश रही है नीतीश कुमार की मौजूदगी के बाद भी? लेकिन अगर ऐसा है कि वो स्पेस तलाश रही है तो उसका सबसे सिंपल साधारण सा अर्थ ये होगा कि सीटें क्या बीजेपी इस बार ज्यादा लाने की सोच रही है। और अगर ऐसा वो करने में सफल हो जाती है और जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ इस तरह का दिमाग में लेकर चल रही है? तो मैं इसका जवाब दे दूं आपको। एक बड़े नेता ने बातचीत के क्रम में यह बात साफ किया, स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार की कम सीटें भी अगर आएंगी तो मुख्यमंत्री वो होंगे क्योंकि वो घोषित उम्मीदवार है। लेकिन एक कैच है, अब तक जो परफॉर्मेंस रहा है, जो सीटों की टैली रही है, वो जेडीयू की ज्यादा रही है, बीजेपी की कम रही है। ऐसे में एक मॉरल अथॉरिटी होती है। वो अथॉरिटी पिछली बार थोड़ी इरोड हुई जब ये 71 सीटों पर रह गए, आरजेडी 80 सीटों पर चली गई। लेकिन बफर के तौर पे नीतीश कुमार ने हमेशा कांग्रेस का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस की जो 27 सीटें थी वो नीतीश कुमार की झोली में आती थी। अगर ये सीटों का अंतर ज्यादा होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं, क्या उस मॉरल अथॉरिटी के साथ नीतीश कुमार बन पाएंगे? क्या ये एक बड़ा कैच है। और इसी दुविधा में मैंने पहले भी कहा है कि सीटों का जो बंटवारा है वो शायद जो डिलेड है या उसमें जो टाइम लग रहा है वो शायद इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो इतनी सीटें लड़े कि जीतने का जो नंबर, जो सीटों का जो नंबर होता है वो बीजेपी के आसपास हो, बीजेपी से ज्यादा हो। अगर कम भी हो तो बहुत कम ना हो जिसमें वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करें। लेकिन अगर आपकी बफर थ्योरी का हम थोड़ा सा और ज्यादा विश्लेषण करें तो इस बार बफर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर हम एलजेपी को बफर कहें तो इस बार तो डिसएडवांटेज्ड हैं। अगर मान लीजिए कि वो सीटें आखिरकार तय भी हो जाती हैं कि नहीं, एलजेपी एनडीए के साथ ही लड़ रही है चुनाव, तो फिर जाहिर है जो बीजेपी और एलजेपी के अभी तक तो ये मानकर चलिए उन्होंने एनडीए से बाहर जाने का फैसला नहीं किया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तब होगी जब वो घोषणा कर देंगे कि हम एनडीए के साथ नहीं तो अगर वो साथ लड़ रहे हैं तो जो बफर का एडवांटेज 2015 में आरजेडी के खिलाफ जेडीयू ने उठाया था, कांग्रेस को बफर बना के, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो एडवांटेज अपने पास रखा है। एग्जैक्टली यही तो कहा। तो अगर ये है तो फिर सीटों का जो बंटवारा होता है उसमें जाहिर है कि अगर बीच बीच से सीटें डिवाइड होती हैं और अपने अपने दलों को अकोमोडेट करने की बात होती है तो उसमें तो मैं देख पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें पाएगी कंपेयर टू जेडीयू, क्योंकि उसे एलजेपी को अकोमोडेट करना है। नहीं, इस पे तो डाउन द मिडल जो डिवीजन होगा 243 सीटों का, उसमें तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें लड़नी पड़ेंगी, तभी तो वो एलजेपी को दे पाएगी ज्यादा। उसमें स्ट्राइक रेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप याद करिए 2010 का नहीं, पहले तो इस पे आ जाइए कि क्या बराबर बराबर बंटेगी सीटें। नहीं, बराबर बराबर का मतलब हुआ कि 122 होनी चाहिए। नहीं, 122 121 तो बात बराबर ही हो गई ना। इस बात बराबर हो गई ना। बराबर की सीटें मतलब बराबर की सीटें बांट लीजिए। और मैंने अगर मांझी को अपने पाले में किया है तो मांझी को हम अपने इससे सीट दे दें, यही एक थ्योरी चल रही है, और एलजेपी को आप दे दें। ऐसे में विन विन पोजीशन में बीजेपी नहीं है, क्योंकि फिर बीजेपी को एक बड़ी पार्टी को, जो मांझी से बड़ी पार्टी है, वो भी पैन बिहार पार्टी नहीं है लेकिन मांझी से बड़ी पार्टी है एलजेपी, जिसने 6 लोकसभा के चुनाव जीते हैं, 6 लोकसभा की सीटें जीती हैं, तो उनका डिमांड ज्यादा होगा। तो बीजेपी को उन्हें कम पे भी अगर एकोमोडेट करना पड़ेगा तो क्या बीजेपी 100 से कम सीटें लड़ने को तैयार है? वो तो नहीं लड़ेगी। तो फिर इसका मतलब है कि जनता दल यूनाइटेड इस मजबूरी को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू बीजेपी प्लस एलजेपी की सीटें देगी, जो कि कहीं भी 130 क्या। इस पे मैं चर्चा इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं उस मध्य में नहीं हूं कि किसको देना पड़ेगा, कितनी सीटें, कौन कितनी सीटें लड़ेगा। मैं जो पार्टी की पोजीशनिंग है उसके बारे में बात कर सकता हूं कि जेडीयू ने अपनी पोजीशनिंग इस कदर कर रखी है कि हमारे पास 80 विधायक है सिटिंग। नहीं, हमारे पास एक परिप्रेक्ष्य है, इसीलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। परिप्रेक्ष्य ये है कि खबर ये थी कि नीतीश जी चाहते हैं ज्यादा सीटें लड़े। पिछली दफा जब जेपी नड्डा जी गए वहां तो उनसे जो बातचीत हुई उस क्रम के बाद जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई कि वो चाहते हैं बड़े भाई की भूमिका।
चिराग पासवान। नहीं नहीं नहीं, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। उसमें सीटों की कोई चर्चा नहीं हुई। जिस प्लेटफॉर्म पे भी ये दिखाया गया जिसमें सीटों की चर्चा हुई है, उसमें सीटों की कोई चर्चा, इतनी बड़ी मीटिंग में जिसमें 8 लोग हो, सीटों की चर्चा नहीं होती है, पहली बात। नहीं, सीटों की चर्चा की बात नहीं, वो ज्यादा सोशल इक्वेशन पे चर्चा हुई कि हमें चुनाव कैसे लड़ना है, हमारा वोटर कौन सा है और क्यों हम एडवांटेज वाले पोजीशन में हैं, इस पे चर्चा हुई। सीटों की कोई चर्चा अभी किसी को ऑथराइज नहीं किया गया जेडीयू की तरफ से या बीजेपी की तरफ से। जाहिर तौर पे शायद तो चलिए हमारी है वो बात करेंगे। ये जानकारी तो है ही कि एलजेपी ने जाकर के बीजेपी अध्यक्ष से कहा कि आप ज्यादा सीटें लड़िए। हाँ, ये जानकारी है, ये तो पब्लिक डोमेन में है अब। हाँ, नहीं, किसी ने कहा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानकारी है। इस बात का खंडन भी नहीं हुआ हाँ, कि ऐसा जाके उन्होंने कहा है। हाँ, तो कैच ये है कि क्या बीजेपी जेडीयू से सीटें स्नैच करके अपने पाले में ले ले कि हमें एलजेपी को एकोमोडेट करना है? क्या अपने पार्टनर को, जिसको आपने सीएम बनाने का सीएम का फेस घोषित कर रखा है, क्या उसको आप यहां तक ला पाएंगे? और क्या जेडीयू अपने आप को इस पोजीशन में देखती है कि हम अब लूजर की पोजीशन में है, हमारी एंटी इनकम्बेंसी है, हमें बीजेपी तो हम कंसीड करेंगे क्या? हम कंसीड करेंगे क्या? ये जेडीयू को तय करना है। जेडीयू कंसीड करने को तैयार नहीं है। जेडीयू किसी भी सूरत में ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है और उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया आपको कि वो प्री पोल अलायंस का पोस्ट पोल अलायंस पे सीधा असर दिख रहा है कि अगर हमारी सीटें कम होती है तो हमारी मोरल अथॉरिटी इरोडेड होगी और नीतीश कुमार, ऐसी सरकार चलाना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा। और इसलिए नीतीश कुमार शायद वो बार्गेन करेंगे कि वो ज्यादा सीटें लड़े और कोशिश ये होगी कि हमारा स्ट्राइक रेट बीजेपी के स्ट्राइक रेट से बेहतर हो, कि हम ज्यादा सीटें जीत कर लाएं। देखिए, चुनाव हुए नहीं है, टिकटों की घोषणा हुई नहीं है, तारीखों की घोषणा तक नहीं हुई है, लेकिन तस्वीर क्या बनती है वो अभी से ही दिखने लगी है। अगर एनडीए जीता, और ये अगर है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और उसके सहयोगी भी बड़े चैलेंजर हैं, ये बात यहां कहना चाहूंगा, और चुनाव वो भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर एनडीए की तरफ जीत आती है तो जाहिर है वहां पर यह बात देखने वाली होगी कि सीटें किसने ज्यादा जीती हैं, क्योंकि फैसला वहां भी अभी फंसा हुआ है। कौन सीट जीतता है ज्यादा ये तय करेगा। शायद गठबंधन में ये उतना कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एनडीए में अभी से तय है कि कंफ्यूजन कायम रहेगा नतीजों की घोषणा के बाद भी, और इसीलिए शायद हर दल सबसे ज्यादा सीटें लड़ने के लिए प्रयासरत है। आज बस इतना ही। प्रधानमंत्री ने एक पुल की घोषणा की है और उम्मीद यही करता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह की घोषणाएं और होंगी बिहार के लिए। चुनाव बार बार होते रहें, एक सज्जन ने कहा है, ताकि इस तरह की घोषणाएं होती रहें बिहार वासियों के लिए। हमें दीजिए इजाजत और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। नमस्कार।